साहित्य निधि में सुनिए डॉक्टर सूर्यबाला की लिखी हुई कहानी सजा याफ्ता। सूर्यबाला जी सक्षम रचनाकार हैं। गांव, कस्बे, नगर और महानगर से लेकर विदेशों तक व्याप्त है उनका कथा संसार। प्रस्तुत है उनकी कहानी सजा याफ्ता। आगे आगे हरलाल था, अटैची और बिस्तर बंद लिए। पीछे पीछे दादा। माँ जी के पैर छुए तो बड़े प्यार से मिली। कब आए? ट्रेन ज़्यादा लेट तो नहीं थी? हाँ, आजकल ट्रेनों का कोई भरोसा नहीं। अच्छा, घर में सब कैसे हैं? बहू कैसी है? और बच्चे? अब तो स्कूल जाते होंगे ना? बड़ा तो सुना चौथे में गया। बूढ़ी हो रही हूँ ना भाई, याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। माँ जी में सबसे मज़ेदार बात यही है, खुद ही प्रश्न भी करेंगी और खुद ही उनके उत्तर भी देती जाएंगी। दादा बड़ी मुश्किल से उनकी स्वतः प्रश्नोत्तरी के बीच जी और क्या, जी हाँ कह पाए थे, खड़े खड़े ही, कि खुदीराम ज़रूरत से ज़्यादा मातहती अंदाज में सलाम ठोक कर बोला, वो माता जी क्या नाम से मुंसिफ साहब आना चाहते हैं? और आदत के मुताबिक अपने अर्दली वाली लाल बेल्ट और कलंगी पर हाथ फिराने लगा। कौन? संदीप? माँ जी एकदम हड़बड़ा जाती हैं। तो बुला लाओ ना, वो तो घर के हैं। और उसी तेजी से दादा की ओर मुड़कर जल्दी से कहती हैं, अच्छा तो तुम हाथ मुंह वगैरह धो, कपड़े बदलो, सफ़र के थके होंगे, मैं ज़रा। फिर मुझे हिदायत देती हैं, शालिनी ले जाओ अपने दादा को उनके कमरे में, थके होंगे, वहीं चाय वगैरह। कमरे में आकर दादा ने पूछा है, कैसी है शालू? अच्छी। दादा भाभी कैसी हैं? ठीक ठाक। और उसका क्या, जब तक दर्द नहीं उभरता तब तक ठीक। मिंटू और पिंटू? खिलवाड़ी ज़्यादा हो गए हैं और क्या, कितना भी कहो पढ़ाई लिखाई में दोनों का मन नहीं लगता। दादा के माथे की रेखाएं गहरा आईं। टिक्कू मुझे याद करता है? उसे तो उतनी याद नहीं, दूसरों के मुंह से तेरा जिक्र सुन सुन कर जरूर रखता है। कुल 3 का ही तो था जब पिछली बार तू आई थी, और 2.5 साल होने को हैं। फिर थोड़ा रुक कर कहते हैं, पिंटू का बहुत आने का मन था। अरे तो साथ लाना था, क्यों नहीं लाए? यूं ही पढ़ाई वढ़ाई। दादा रुक रुक कर एक आध कारण और जोड़ते हैं, वे ज़्यादा विश्वस्त लगे। बाहर माँ जी संदीप से बात कर रही हैं। और सुनाओ संदीप, मम्मी आ गई रानीखेत से? खुदीराम कह रहा था परसों शाम आ गई। पैर का दर्द कैसा है उनका? सुना इस होम्योपैथ डॉक्टर ने तो सचमुच कमाल कर दिया। अखिल कहता था तुमने बताया बहुत फ़ायदा है। मौसम कैसा था रानीखेत में? आजकल तो खूब ठंड हो रही होगी। हाँ, गर्मियों में किधर जाने की सोची है इस बार? सुना तुम माउंट आबू का प्रोग्राम बना रहे हो। कौन? शालिनी घर पर ही है? अरे हरलाल, शालिनी बहू जी को जरा बुलाना। शालिनी ये देखो, संदीप सेबों की पूरी पेटी ही उठा लाया है, अब जरा इसे गर्म कॉफ़ी पिलवाओ। हरलाल कमरे में चाय की ट्रे रख गया है, दूध शक्कर सब अलग अलग पॉट्स में। दादा शक्कर कितनी डालूं आप में? दादा चौंकते हैं। डाल दे थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। पूछने के बाद मैं भी चौंकती हूँ, मुझे खुद भी कहाँ मालूम दादा कितनी शक्कर पीते होंगे। इस तरह चाय पीते ही कहाँ थे हम लोग। चाय, चीनी, अदरक, दूध और पानी खौलाया, इकट्ठे भगोने में छाना और मग्गे से लेकर चिल्ल पौ मचाते बच्चों में बांट दिया। दादा ये लेंगे? क्या चीज़ है? दादा सहज भाव से पूछते हैं। पेस्ट्री दादा, मैं झिझकते हुए कहती हूँ। फिर जल्दी से देखती हूँ हरलाल तो नहीं खड़ा है। ना रहने दे, अंडा पड़ा होगा, दादा सहज निरासक्त भाव से कहते हैं। फिर थोड़ी देर को जैसे सब कुछ थमासा रह जाता है, कहीं कोई कौतूहल, जिज्ञासा या प्रश्न नहीं। सब कुछ जैसे समय की अटपटी सी खामोशी चुपचाप निकल गई। कहाँ गए वे सारे के सारे सवालों के गुच्छे, जो किसी अपने को इतने दिनों बाद देखते ही भरभरा कर टूटते बिखरने लगते हैं, बेतरतीब यहाँ वहाँ एक दूसरे से होड़ से करते से। और कहाँ ये एकदम जमी हुई जड़ता टूटती है। दादा नहाएंगे? अभी ही? दादा चौंकते हैं, फिर जैसे एक निर्णय लेते हैं समझदारी से भरा। अभी नहीं, अभी तो माँ जी के पास बैठा ही नहीं, पहले उनके पास घंटे आध घंटे जरा बैठ लूँ, जल्दी क्या है नहाने की। नहीं नहीं दादा,
मैं घबरा कर चौंकती हूँ। आप पहले नहा ही लीजिए ना। माँ जी ऐसी नहीं, वे कुछ नहीं सोचेंगी। उल्टे बिना नहाए आप वहाँ जाएं तो शायद समझें कि मैंने आपके नहाने वगैरह का ठीक से इंतज़ाम नहीं किया। अच्छा अच्छा, दादा हंसते हैं। जैसा तू कहे, और झुककर अटैची खोलकर तौलिया साबुन निकालने लगते हैं कि मैं लगभग रोक देती हूँ। तौलिया क्यों निकालते हैं दादा, है ना बाथरूम में साबुन, कंघी, तेल, सब कुछ। थोड़े दिन को तो हैं आप, शेव के लिए भी इनका रेज़र है ना, मत निकालिए अपना डिब्बा। मैं जैसे घिघियाता हुआ सही आदेश सा देती हूँ। दादा हतप्रभ आज्ञाकारी बच्चे की तरह मेरा कहा मान लेते हैं। मैं उनका हजामत वाला टॉफ़ी का पुराना हल्का जंग खाया सा डिब्बा नहीं निकालने देती। और क्या, वैसे भी छूट फूट जाने का बेकार में डर। अरे तो तेरे घर ही छूट जाएगा तो क्या, दादा हंसते हैं। आ जाएगा। मेरी नज़र जल्दी से उस डिब्बे के अंदर से फिसलती हुई अपने वजूद में लौट आती है। एक छोटी सी लेबल, उखड़े तेल की शीशी, घिसा हुआ साबुन, कंघी, शेव करने का मैला सा बुरुश। हाँ, जाते तो रहते हैं यहाँ से मुंसिफ साहब, बत्रा साहब, कनोडिया साहब, उन लोगों के हाथों ये डिब्बा। मैं घबरा कर आँखें मूंद लेती हूँ। नहीं, ये डिब्बा यहाँ नहीं छूटना चाहिए। दादा नहा लिए? अरे कपड़े क्यों धोए आपने, वो है ना माई। अरे नहीं, वो बूढ़ी बेचारी। और वैसे भी आजकल तो जब तेरी भाभी का दर्द उभरता है तो मिंटू टिक्कू के कपड़े भी मैं ही धोता हूँ। मैं फिर से देखती हूँ कहीं हरलाल तो नहीं है। दादा ने बातें करते करते कपड़े पहन लिए हैं। मैं चौंक कर देखती हूँ दादा के कुर्ते में पड़ी तमाम शिकनें। अब उतारने को भी कैसे कहूँ। कहने की हिम्मत जुटाने की कोशिश करती हूँ लेकिन कह नहीं पाती। अखिल बाबू दफ्तर में ही होंगे ना। अरे क्या कहते हैं दादा, कहने को बंगले से बाहर ही ऑफिस है, पर लोगों की भीड़ ऐसी रहती है कि 1 बजे तक भी वो कमरा पार कर घर में खाना खाने को आ जाएं तो गनीमत। तो जाऊं जरा वहीं उनके पास हो आऊं। दादा सोत्साह उठते हैं। जाने भी दीजिए, मैं जल्दी से टोकती हूँ। कहाँ वहाँ भीड़ भाड़ में जाएंगे, बोर होंगे आप कह रहे थे ना, तो बल्कि मांझी के पास बैठ लीजिए। अपने संवाद की असहायता मुझे निरंतर त्रस्त करती चली जाती है। लेकिन दादा हर तरह से सहज हैं, खुश हैं। ठीक है, चलकर उन्हीं के पास बैठता हूँ। माँ जी अनदेखा करते हुए भी सरसरी निगाह डाल देती हैं दादा के कुर्ते पायजामे पर। बड़ी तरतीबी से हर शब्द में अपनापन घोल मीठा उलाना देती हैं। शालिनी, यही खातिर की है तुमने बड़े भैया की, उनके कपड़ों पे जरा आयरन तो कर सकती थी। सूटकेस में रखे रखे मुड़ तुड़ गए होंगे। मेरा सिर शालीनता से नहीं, अपराध बोध से झुक जाता है। अपराध बोध भी आयरन न कर पाने का नहीं, बल्कि इस स्थिति के पैदा हो जाने का। कैसी त्रासद होती है ऐसी स्थिति, जब हर शब्द अपना अर्थ बदल देता हो, सवाल भी जवाब भी। सिर झुका कर दिया गया। कहा था करने ही नहीं दिया कि क्यों बेकार परेशान होती हो। अरे तो अखिल का कुर्ता पजामा दे देना था, ये कोई गैर का घर थोड़ी है, उनका अपना ही घर है। मांझी ने सतर्कता से हर शब्द पर रंग रोगन चढ़ाते हुए अपना मंतव्य जता दिया था। और दादा इस सारे संदर्भ से अनभिज्ञ, अबूझ, नादान आंखों से कभी मुझे कभी मांझी को हतप्रभ हैरान से देखे जा रहे थे। अखिल दफ्तर से उठकर लंच पर आ गए। हेलो दादा। दादा ने अपने घुटनों की ओर बढ़ते उनके हाथ को वहीं समेटकर अपने हाथों से रोक दिया और निहाल हो लिए। सब ठीक ठाक दादा? दादा ने दोनों हाथ के इशारे से सुखी गदगद भाव जताया। अच्छा दादा, मिनट भर में शावर लेकर आता हूँ। हरलाल, खाना लगाओ फटाफट। अखिल सचमुच ही कुछ मिनटों में ही कोलोन से महकते सफ़ेद झक कुर्ते पजामे में टेबल पर आ गए। आते उन्होंने 2-4 डोंगे उठाकर पहले दादा से पूछा है, फिर अपनी प्लेटें भरनी शुरू कर दी। दूसरे हाथ में घी चुपड़ी रोटी रोल कर उठा ली है। कर्ण और कनू ने भी वैसे ही रोटियां थाम रखी हैं। मुझे याद आता है बचपन में दूसरा हाथ लगाते ही दादा हड़क कर टोक देते थे। दोनों हाथ लगाती है, छी गंवारन कहीं की। एक हाथ से खाना खाते हैं, दाएं हाथ से खाना, बाएं से पानी। मैक्रोनी अच्छी बनी है, अखिल अपनी प्लेट में फिर से डालते हुए रुकते हैं। अरे दादा को दो। आप लेंगे दादा? मैं हिचकिचाती हूँ। क्या है? दादा भी हिचकिचाते हैं। अले आप मैक्रोनी नहीं जानते मामा जी?
कनू अपनी पतली तीखी आवाज़ में तुतलाता है। अखिल पशुपेश में पड़े से लगते हैं। मेरी नज़र के बीच एक बेहद बोझिल खालीपन अपने पूरे बोझ के साथ जमा रहता है। लेकिन दादा, बच्चे की तोतली बात पर खुशी से निहाल हंस रहे हैं। हाँ कन्नू बाबू, हमने तो भाई ये मैक्रोनी वगैरह कभी खाई नहीं। सचमुच दादा किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त सरल निश्चल हंसी हंस रहे हैं। दयनीयता में अपने आप घोल रही हूँ उस हंसी में, अपनी कल्पना से। जिंदगी की इस सिचुएशन में ना कोई खलनायक है ना खलनायिका, ना कहीं घृणा ना ईर्ष्या ना द्वेषी, शोषण प्रताड़ना और संघर्ष की तो गुंजाइश ही नहीं। उल्टे इस स्थिति की तो शुरुआत ही मेरे भाग्य की पराकाष्ठा के रूप में हुई थी, खासी नाटकीय भी। जिस रईस के घर अखिल की बारात उतरी थी, पता चला लड़की साफ बोल ही नहीं पाती, सिर्फ हाँ ना कर पाती है। जिस समय लड़की दिखाई गई उस समय हाँ या जी को शर्मीली लड़की की मॉडेस्टी समझ लिया गया था, लेकिन अब अपने अपने खानदानों को लेकर बात तेवरों में बदल गई थी। ये भी कि बारात खाली लौट कर नहीं जाएगी। तभी किसी शुभचिंतक ने सुझाया था कि सिर्फ पैसे और बड़े नाम पर न जाइए तो इसी मोहल्ले के एक अति सामान्य घर की बड़ी शालीन बहू मिल सकती है। बस दादा को फौरन बुलवाया गया। घर भर में किसी को विश्वास नहीं, हर किसी की आंखों में हैरत और ललक दोनों ही। दादा ने अपने स्वाभिमान की टेव रखी थी, थोड़ा तो समय चाहिए ही। पर अखिल ने बड़ी शालीनता से इनकार कर दिया था कि सिर्फ लड़की ही पाकर वे लोग उपकृत हो जाएंगे। बस बारात सोत्साह शालिनी बहू को लेकर बाइज्जत लौट आई थी। तब से आज तक शालिनी बहू की भावनाओं की बराबर कदर की जाती है, पूरा ध्यान और सतर्कता बरती जाती है। ये घर उपकृत है मेरा, क्योंकि बरसों पहले मैंने इस घर की गिरती साख को आड़े वक्त यथास्थान सुशोभित किया था, यानी कि जिंदगी के हर कॉलम में सही का निशान, सब कुछ झाड़ा पोछा साफ सुथरा। लेकिन जाने क्यों हर झाड़ पोंछ के बाद कुछ टूटकर गिर सा जाता है। ठीक ठीक क्या, इसकी सही जानकारी नहीं। जैसे कि अपनी ज़िंदगी ही एक से कई हिस्सों में विभक्त हो गई हो और अब न टूटकर अलग रह पा रहे हैं वो हिस्से, न जुड़ ही पा रहे हैं। बस यूं ही बेआवाज़ छुपे छुपे किसी कोने में पड़े रहना और सारी सतर्कता के बावजूद जब तब हल्के से चिटक सा जाना। दादा परम संतुष्ट हैं सुख सुविधा से भरी पूरी मेरी खुशहाल जिंदगी देखकर, अखिल का दफ्तर और माँ जी का पूजा घर देखकर, कर्ण और कनू की कॉन्वेंटी अंग्रेजी तथा नौकर चाकरों की मुस्तैदी देखकर। बच्चे अपनी अपनी किताबें लेकर बारी बारी उन्हें सोत्साह दिखा रहे थे। दादा ने पहले कर्ण की इंग्लिश की किताब लेकर बियर अर्थात भालू का मतलब पूछा। बियर क्या होता है? कर्ण चौंका, फिर बुक में देखकर दादा के उच्चारण पर जोर जोर से पेट पकड़कर हंसता हुआ बोला, बियर नहीं, बेर मामा जी, बियर तो पीने वाली होती है। आप भालू अर्थात बेर को पी सकते हैं क्या? इसी तरह दादा के हर एक दो शब्दों के बाद वो उन शब्दों के कॉन्वेंटी एक्सेंट के उच्चारण बताता रहा। फिर यकायक घड़ी की ओर देखकर बोला, अब हमारा सोने का टाइम है, हम सोने जाएंगे। ओके चलो कनू। 2.5 साल पहले किसी तरह घर जाना हो पाया था, क्योंकि बच्चों की तबीयत ठीक थी। अखिल को 10-12 दिनों को बाहर जाना पड़ गया और उस बीच कोई महत्वपूर्ण नाते रिश्ते का कोई नहीं आने वाला था। मेरे कहने पर मुझे स्टेशन पर बिठा दिया गया था। वहाँ दादा और मिंटू स्टेशन आ गए थे। घर पहुँचते ही बच्चे मेरी लाई चीज़ों पर टूट पड़े। लड़ाई झगड़े मारपीट तक की नौबत आ गई थी। छोटे वाले टिक्कू ने बुशर्ट जो नापी तो उतारने के नाम पर रोते हुए चीख चीख कर ज़मीन पर लौटना शुरू। आखिर भाभी ने कान उमेट कर 2-3 चांटे लगाए, लेकिन तब दादा भाभी पर बिगड़े। कर्ण कनू दोनों हाथ पीछे बांधे हकबके से सब कुछ देखते रहे। दोपहर आइसक्रीम वाला बोला। मिंकू टिक्कू ने शोर मचाना शुरू किया। दादा खुश होकर जेब से पैसे निकालने लगे। उन्हें ज़्यादा उत्साह कर्ण और कन्नू को आइसक्रीम खिलाने का था, लेकिन कर्ण ने बड़े सर्द से लहजे में बोला था, हम बाजार की खुली आइसक्रीम नहीं खाते। मैंने फ़ौरन डांटा था, अरे ये वो वाली नहीं है, अच्छी वाली है, कागज़ में लिपटी। दोनों बच्चों ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा था। हमेशा आइसक्रीम चाट चनाचूर वाले की आवाज़ के साथ ही घर में मचते शोर शराबे चिल्लपों को सुनकर एक दिन कन्नू भाभी से पूछ रहा था,
आप घर में आइसक्रीम नहीं जमाती? अस्त व्यस्त आंचल से माथे का पसीना पोंछती, अंगीठी के सामने रोटियां सेकती भाभी ने उल्टे खुश होकर कन्नू की बलैयां ले ली थी। लो, हम भला आइसक्रीम किस में जमाएंगे? तुम्हारे घर तो बड़ा सा फ्रिज है, उसमें जमाते हैं ना। कन्नू ने फट से टोका था। तो आप फ्रिज खरीद क्यों नहीं लेती? लेकिन फिर तुरंत ही भाभी के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना बड़ी बुजुर्गियत से अपनी गलती सुधारी थी। लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं होंगे ना? भाभी हंसी थी। कन्नू और भाभी की बातचीत सुनकर दादा भी कमरे में से उठ आए थे और फिर वे लोग सबसे कहते फिरे थे, बच्चे की तोतली बातें, कि कितना ज़हीन है कन्नू, कि इतना छोटा होने पर भी कितना समझता है। चारों ओर कन्नू की अक्लमंदी के चर्चे। और मिंटू तो पड़ोस के सारे घरों में कर्ण को घुमाता फिरा। जहाँ जो लड़का मिलता कहता, मेरी बुआ का लड़का है, क्लास 4th में ही है, लेकिन ऐसी इंग्लिश बोलता है कि तुम भी नहीं बोल सकते। तुम्हारी 8वीं की किताबें पूरी फर्राटे से पढ़ जाएगा। हिंदी तो इन्हें आती ही नहीं, बस इंग्लिश। एक दिन मुझसे छप्पर और बालक के मतलब पूछ रहा था। क्या जानते हो, हिंदी शब्दों के मतलब ये लोग अंग्रेजी में लिखते हैं। लड़के कर्ण और कन्नू के थोड़े पास आते, उन्हें अजूबी निगाहों से तौलते, परखते और चले जाते। शालू, ले, ये तेरी भाभी ने भेजी है। दादा लाल हरी नाइलेक्स की चुंदरी मेरे हाथों में थमा देते हैं। कर्ण कन्नू को भी बुलाकर बड़े प्यार दुलार से एक एक रंगीन बुशर्ट खरीदे हुए दोनों एक सपाट थैंक्स के साथ पैकेट मुझे थमाकर बाहर दौड़ जाते हैं। मैं यूं ही जाने क्या सोचती पैकेट लिए खड़ी रह जाती हूँ। तो दादा अचरज और थोड़ी निराशा से पूछते हैं, पसंद नहीं आई क्या? तेरी भाभी कह रही थी शालू पर अच्छी लगेगी। उसने घंटे भर तक कितनी दुकानें छान कर तब ये पसंद की। घोर आत्माधिकृति से भर मैं जल्दी से बोली, अरे नहीं, अच्छी है दादा, बहुत अच्छी। मैं तो यूं ही भाभी को याद करने लगी थी। लेकिन भाभी क्यों इतनी परेशान हुई? दादा परम संतुष्ट गदगद भाव से बोले, अरे वाह, क्यों नहीं होती? माँ जी को दिखा देना पहले। अच्छा। माँ जी देखते ही हमेशा की तरह अति सतर्क नरमाई सी बोलती हैं, तुमसे कितनी बार कहा उन्हें मना कर दो, इस सारी फॉर्मेलिटी की जरा भी ज़रूरत नहीं, बेकार इतना परेशान होते हैं। उनसे कहो मेरी तरफ से ये ले जाकर तुम्हारी भाभी और छोटे बच्चों को दे दें। फिर उन्हें खुद ही लगता है अति सतर्कता में ही कहीं गफलत हो गई। नहीं, जाने दो, लौटाने पर उन्हें बुरा लगेगा ना, ले जाओ रख दो। और तुरंत ही एक दूसरा भूल सुधार, लेकिन हाँ, तुम्हें पसंद हो तो पहनो ना। मैं उसी असहज सहजता से कहती हूँ, नहीं, रख देती हूँ, इतनी साड़ियाँ तो वैसे ही पड़ी हैं, अभी नई की नई ही। तो फिर रख दो। माँ जी की आंखों में राहत लौट आती है, मेरे अंदर भी एक राहत, जैसे नाटक के किसी खंड का पार्ट किसी तरह रट रटा कर दोहरा पाई। हम दोनों ही अपनी अपनी भूमिका सफलतापूर्वक निभा ले गए। एक बार फिर मैं दोनों पैकेट उस बॉक्स में ले जाकर डाल देती हूँ, जिसमें और भी ऐसे बहुत से मिले जुले सामान हैं जो हमारे उपयोग के लायक नहीं, यूं ही लिए दियों की रस्मों में काम आते रहेंगे। मुझे माँ जी के ऊपर दया भी आती है। लगातार यही अभिनय औपचारिकता करते करते थकती नहीं माँ जी। लेकिन सिर्फ माँ जी ही क्यों, मैं खुद भी तो उसी नाटक की एक अहम भूमिका निभा रही हूँ। और ये नाटक कोई 1-2 दिन या 2-4 खंडों का नहीं, जीवन भर चलने वाला नाटक है, जिसमें समय समय पर अपना चालू संवाद सही सही बोल पाने की कितनी बड़ी राहत महसूस होती है। एसपी साहब की बीवी पूछ रही हैं, कोई आया है क्या शालिनी जी के मायके से? कर्ण कन्नू बता रहे थे कि उनके मामा जी। हाँ हाँ, माँ जी फौरन बात संभाल लेती हैं। जल्दी में किसी काम से आना हुआ, एकाएक ही, बेचारे मिठाई वगैरह भी ज़्यादा नहीं ला पाए। मुझे 501 रुपये दिए कि पहले मिठाई फल मंगवा लीजिए। मैंने कहा, अब भाई तुम लोग बार बार ये फॉर्मेलिटी मत किया करो। करवा चौथ पर भी माँ जी ने खुद ही मंगवाई 800 की साड़ी दिखा दी थी सभी को, फल मिठाई के लिए 501 रुपये। हर बार मैं कहने और सुनने वालों के सामने या आसपास ही होती हूँ, खुद से भी कतरा कर निकल जाने की कोशिश में, लेकिन कतराते कतराते भी कुछ छू जाता है, चिटक जाता है, जिसकी नियति सिर्फ चिटकना है, जुड़ जाना नहीं। शालू, काम तो हो गया यहाँ का, अब जाना चाहिए ना मुझे? दादा ने बड़े दुलराए से स्वर में कहा है कि उनके जाने की बात सुनते ही कहीं मेरा चेहरा एकदम उदास हो उतर न जाए।
जैसे वो मेरा मन दुखाने का अपराध कर रहे हों और मन ही मन मेरे उदास दुखते मन को समझाने बुझाने के लिए शब्दों का जुगाड़ बैठाए इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मैं आंखें मूंद कर एक अवसाद भरी राहत महसूसती हुई वापस सिद्धहस्त अभिनेत्री से संवाद बोल जाती हूँ। अच्छा हैं? अरे इतनी जल्दी? दादा प्यार से समझाते हैं। तू उदास क्यों होती है? देख जाना भी तो ज़रूरी है ना। साहब लोग तो समझ ही लेंगे कि काम फला तारीख तक हो गया। और फिर तेरी भाभी की तबीयत? पिंटू मिंटू? हाँ, लौटते समय मिश्रा के यहाँ गया था कि 3 टायर की एक बर्थ फट से दिला देगा, पर वो बीवी बच्चों सहित हरिद्वार गया हुआ है और अब सेहत ऐसी रही नहीं कि चालू डिब्बे में कैसे भी घुसकर चला जाऊं। नहीं नहीं, मैं फ़ौरन प्रतिवाद करती हूँ। चालू डिब्बे में कैसे जाएंगे आप? बहुत परेशानी होगी। सो तो है, पर और रास्ता भी क्या है? दादा कुछ कहते कहते हिचक कर रुक जाते हैं। मैं जानती हूँ वे क्या कहना चाह रहे थे। वही कहती हूँ मैं। एक तरह से मुझे वो कहना ही था। आप परेशान मत हो, देखती हूँ, ना होगा तो अखिल से कहती हूँ। हाँ हाँ, दादा यही कहना चाह रहे थे। मुझे भी लगता है अखिल बाबू चाहें तो किसी से कहकर एक स्लीपर का टिकट, लेकिन उन्हें परेशानी तो नहीं होगी ना? फिर उन्हें शायद मन में लगता है कि महज एक स्लीपर के टिकट की बात के साथ उनके बहनोई की परेशानी की बात सोचना उनके रौब-दाब और ऊंचे ओहदे का मखौल उड़ाना है। इतनी जान पहचान मातहत चेले चपाड़े जो दिलो जान से ही चाहते हैं कि साहब कुछ हुक्म तो करें, सेवा का मौका तो दें। अखिल कुछ कम पशुपेश में नहीं। देखो कहता हूँ किसी से। असल में स्लीपर के टिकट के लिए कहना खुद तो कह ही नहीं सकता, किसी असिस्टेंट की मार्फत कहलाना पड़ेगा। फिर भी बात छुपती कहाँ है? कहाँ का टिकट? किसके लिए? आदि तमाम बातें तो बतानी ही होंगी। मैं अपने आप से इधर उधर कतराती खड़ी रह जाती हूँ। सिर यूं ही बेमतलब झुका सा रह जाता है। वो तो यूं भी दादा की बाह पर हल्का रफू है। कहीं दाई ने कपड़े धोते हुए देखा तो नहीं होगा? दादा की चप्पल में सिलाई के छुपे टाँके हैं। हरलाल के झाड़ू लेकर आते ही मैं चप्पल पलंग के नीचे डाल देती हूँ। दादा की बनियान में एक आध छोटे छेद हैं। खुदीराम उसे ही देखकर तो नहीं मुस्कुरा रहा था। जानती हूँ इसमें बहुत सारा मेरा निर्मूल डर और आशंका है, पर काफ़ी कुछ सच भी होगा। कैसे नहीं होगा? आखिर क्यों हमेशा किसी और के आते ही हरलाल सूचना देकर दबे पांव खिसक जाता है, लेकिन जब कभी मिश्रा जी आते हैं हरलाल आराम से 2-4 बात करता, दोस्ताना तरीके से हंसता हुआ अंदर जाता है। किसी और के आने पर वो मेरे या माँ जी के आदेश की प्रतीक्षा करता है, कॉफ़ी, स्क्वैश, रूह अफ़ज़ा। लेकिन मिश्रा जी के आने के बाद कुछ कहने के साथ ही बोल पड़ता है, जी साहब लाए रहे हैं, और 5 मिनट के अंदर चाय के प्याले के साथ अलमारी में रखे नमकीन और बिस्कुट हाजिर कर देता है। जितनी दूरी उसके और घर में आने वाले अन्य मेहमानों के बीच फैली रहती है, वो मिश्रा जी के आने के साथ ही गायब हो जाती है। क्या समझता है वो उन्हें? अपने काफ़ी निकट। मिश्रा जी वही टेरिलिन की बुशर्ट पहनकर हमेशा आते हैं। वो दूर से ही देखकर कहता है माँ जी से, सरकार वो मिश्रा जी आए रहे हैं, बहू जी के मायके वाले। दादा जा रहे हैं। उन्होंने फिर वही बादामी वाली बुशर्ट और कत्थई पैंट पहन ली है। हरलाल ने उनका बिस्तरबंद उठा लिया है और माँ जी ने फिर बड़े अपनापे से कहा है, अब यहाँ आते हो तो तुम्हें होल्डॉल वगैरह ढोने की ज़रूरत क्या है? ये भी तो तुम्हारा ही घर है। अब से बिस्तर वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं। दादा ने पैर छुए हैं उनके। खुश रहो, बड़ा अच्छा किया आ गए, ऐसे ही आ जाया करो कभी कभी। जी, दादा प्रसन्न होकर कह रहे हैं। अब तो इधर कुछ दिनों हर महीने 1.5 महीने पर आना पड़ेगा। अच्छा? माँ जी एकदम चौंक कर तुरंत अपने को संभाल ले जाती हैं। अच्छा तो है। फिर झटपट मन ही मन एक निश्चय ले मुझे इशारा कर देती हैं। मैं जल्दी जल्दी जाकर नए कुर्ते पजामे का अखिल का नया पैकेट लाकर माँ जी को थमा देती हूँ। माँ जी देने लगती हैं तो दादा अचकचा कर पीछे हट जाते हैं। अरे अरे माँ जी, मैं तो शालू का बड़ा दादा हूँ ना, ये आप क्या करती हैं? अरे हाँ हाँ, सब पता है। शालिनी से बड़े हो, मुझसे तो नहीं। अगली बार आना तो पहन कर आना, समझे? पता नहीं दादा कितना समझे कितना नहीं। स्टेशन पर हर थोड़ी देर पर 2-4 लोगों का हुजूम मिल ही जाता। अखिल को देखते ही, अरे आप यहाँ किसको सी ऑफ करने? अच्छा अच्छा,
भाभी जी के ब्रदर। ट्रेन धड़धड़ाती हुई आकर रुकी तो दादा जानी पहचानी हड़बड़ी से बिस्तर बंद अटैची सहेजने लगे। अखिल ने सिगरेट थमी उंगलियों से उन्हें इशारा किया, जिसका मतलब था हड़बड़ी ना कीजिए, आपका सामान रख दिया जाएगा आराम से। तभी दादा कुली को फर्स्ट क्लास में सामान रखते देखकर चौंक जाते हैं। हड़बड़ाकर कुली को पुकारने रोकने की कोशिश करते हैं तो अखिल आंख के इशारे से रोक देते हैं। दादा फिर भी भौचक और परेशान ही नहीं, दयनीय होकर कह उठते हैं, अरे नहीं अखिल बाबू, मैं तो आराम से स्लीपर या अखिल फिर सख्ती से उन्हें कुछ आगे कहने को रोक देते हैं। इस बार वे मुझे इशारा करते हैं। मैं जल्दी से दादा के पास जाकर फुसफुसाती हूँ, दादा यहाँ कुछ मत कहिए, अगल बगल खड़े लोग सुन रहे हैं, जाने भी दीजिए, सभी लोग इन्हें जानते हैं। सचमुच अखिल के चेहरे पर तनाव की हल्की सी लकीरें खिंची हुई हैं, लेकिन दादा का आत्माभिमान चोट खाया सा कह रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है शालू, मैं तेरे अखिल के पैसों से? अच्छा ठहरो, मैं तुम लोगों को किराए के पैसे। अखिल का चेहरा फिर खिंचता देख मैं दादा का जेब में पड़ा हाथ पकड़ लेती हूँ। वैसे मैं जानती हूँ दादा का उनकी जेब में पड़ा हाथ भी लाचार है फर्स्ट क्लास के किराए के पूरे रुपए निकालने में। ट्रेन धड़धड़ करती हुई प्लेटफॉर्म छोड़ रही है। मेरे आंखों में आंसू नहीं, मैं दादा को भींचकर हल्के से सिसक नहीं पाती। और दादा फर्स्ट क्लास के डिब्बे में निरपराध सजा पाए कैदी की तरह लाचार खड़े हैं। किसी तरह उनका दायां हाथ उठकर एक दो बार हिलता है, फिर नीचे झूल सा जाता है। याद करने की कोशिश करती हूँ, दादा को इतना दयनीय, इतना लाचार मैंने पहले शायद ही कभी देखा हो। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई एक भावपूर्ण और संवेदनशील कहानी सजा याफ्ता। हिंदी के श्रेष्ठ लेखकों की रचनाएं सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कंटेंट पसंद आता है तो लाइक भी करें और साहित्य प्रेमियों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।